नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। आज मैं आप लोग को दृष्टि का पार्ट 8 करवाने जा रहा हूँ, सेट 8 करवाने जा रहा हूँ। तो आइए हम लोग अब शुरू करते हैं। देखते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल कह रहा है कि दून के रूप में ज्ञात लंबवत घाटियाँ कहाँ पाई जाती है। तो वो पाई जाती है निम्न हिमालय और शिवालिक के मध्य। दून के रूप में ज्ञात लंबवत घाटियाँ कहाँ पाई जाती है। तो निम्न हिमालय और शिवालिक के मध्य। दून के रूप में ज्ञात लंबवत घाटियाँ कहाँ पाई जाती है। तो निम्न हिमालय और शिवालिक के मध्य। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। कहाँ पे स्थित है सक्रिय ज्वालामुखी। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ये जो आप लोग को दून का बकबला मैंने बताया कि दून के रूप में ज्ञात लंबवत घाटियाँ कहाँ पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, निम्न हिमालय और शिवालिक के मध्य। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए कि देहरादून, कोटली दून और पाटली दून कुछ जाने माने ये सब दून हैं। देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का मानक मध्याह्न रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। तो वो तेलंगाना से होकर नहीं गुजरती है। कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है आप ये याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर जाता है छत्तीसगढ़, फिर जाता है उड़ीसा और फिर जाता है आंध्र प्रदेश। तो ये 5 आप याद रखेंगे कि भारत का मानक मध्याह्न रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। तो आंसर क्या हो जाएगा तेलंगाना। अगर पूछे कि गुजरती है तो बताइएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। खारे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है। खारे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है। तो आंसर हो जाएगा ई। देखिए डल और बुलर, ये जो आपको डल दिखाई दे रहे हैं और ये जो बुलर झील दिखाई दे रहे हैं ये दोनों ही मीठे पानी का झील है। झील ताजे पानी का झील है। और पागोंग सो मतलब ये जो पगोंग सो और सो मोरिरी ये जो झील हैं खारे पानी के झील हैं। तो आंसर ई हो जाएगा क्योंकि दो इसमें खारे पानी का झील है। कौन सा पेगोंगसो और सो मोरिरी और पेगोंग से सो ये दोनों ही कौन सी झील है खारे पानी की। और बाकी डल झील और बुलर झील मीठे पानी की झील है यानी ताजे पानी की झील है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा काराकोरम। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम भारत में नहीं होता है। कौन सा नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है। तो सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है। चिनाब नदी का उद्गम कीलोंग के पास टांडी में होता है। कीलोंग के पास टांडी में कीलोंग के पास टांडी में होता है। कीलोंग के पास टांडी में चिनाब नदी का उद्गम होता है। अगर रावी नदी पूछा जाए तो रोहतांग दर्रा बताइएगा। रोहतांग दर्रा। रावी नदी का उद्गम कहाँ बताइएगा रोहतांग दर्रा। सतलज नदी का उद्गम कहाँ बताइएगा तो राकस ताल। सतलज नदी का राकस ताल। और ये राकस ताल कहाँ है तो तिब्बत के मानसरोवर में। तो देखिए सतलज पूछ ही वही रहा है कि किन नदियों का उद्गम भारत में नहीं है। तो सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है क्योंकि ये राकस ताल तिब्बत से उद्गम है। लास्ट ऑप्शन ब्यास कुंड का उद्गम ब्यास कुंड रोहतांग दर्रा से है। रोहतांग दर्रा में ब्यास कुंड है वहीं से रोहतांग दर्रा से इसका उद्गम होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी बिहार के दक्षिणी मैदानों में पाई जाती है। बिहार के दक्षिणी मैदानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इस तरीके से आप बिहार में हल्का सा मैप बना लेंगे। ये गंगा नदी है, ये जो दक्षिण की तरफ बिहार है तो इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है यही सवाल पूछ रहा है। तो आंसर ई हो जाएगा। देखिए बिहार के दक्षिण मैदानों की मृदा उत्तर के गंगा मैदान एवं दक्षिणी पठार के मध्य पाई जाती है। देखिए
ईस्ट साइड में अगर देखते हैं दक्षिण में पूरा का पूरा दक्षिण बिहार का भी दक्षिणी हिस्सा, तो इसमें आपको छोटा नागपुर का पठार मिलेगा। और ये जो मैदान देख रहे हैं ये कुछ न कुछ हमारे उत्तर बिहार के मैदान जैसे पाए जाते हैं। देखिए इन दक्षिण बिहार में जो नदियां हैं वो सोन, पुनपुन, फल्गु नदियों की सहायक नदियां हैं। और इसके द्वारा जलोढ़ मिट्टी का बनाया जाना होता है। तो देखिए 4 मिट्टी पाए जाते हैं दक्षिण बिहार में, आपको 4 मिट्टियाँ पाए जाएगा। पहला करैल कवाल मृदा, ताल मृदा, बलथर मृदा और कगाड़ी मृदा। कगाड़ी, बलथर, ताल और करैल कैवाल। बलथर मृदा, कगाड़ी मृदा, ताल मृदा और करैल कैवाल मृदा। करैल कवाल मृदा, तराई मृदा नहीं पाया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। हम देखेंगे अब 8 नंबर का क्वेश्चन। कमला नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है? तो कमला नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है? तो बिहार राज्य से। कोलेरू झील अथवा सब मैं आपको कमला नदी के बारे में बता देता हूँ। यह नदी नेपाल से निकलती है एवं बिहार से होकर बहती है। और आपको पता होगा कि नदी की कुल लंबाई कितना है? तो 388 किलोमीटर है, जिसमें 208 किलोमीटर तो नेपाल में ही रहता है और 120 किलोमीटर ये बिहार में बहती है। और आपको पता होगा कि बिहार में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। सॉरी, गंगा नदी में नहीं, कोसी में मिल जाती है। चलिए, कोलेरू झील स्थित है। कोलेरू झील कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं के बीच। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? तो गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं के बीच में स्थित है। 10 नंबर, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में ओलिव रिडले कछुओं का सबसे बड़ा निडन यानी नेस्टिंग स्थल स्थित है? तो वो है उड़ीसा। निम्नलिखित में से किस राज्य में ओलिव रिडले कछुओं का सबसे बड़ा निडन यानी नेस्टिंग स्थल स्थित है? तो उड़ीसा में। निम्नलिखित में से कौन पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो वो है पेरियार। निम्नलिखित में से कौन पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो पेरियार। पीर पंजाल में सीधे सपाट ऊपरी स्थानों को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है करेबा। पीर पंजाल श्रेणी में सीधे सपाट ऊपरी स्थानों को कहा जाता है करेबा। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है? तो कौन निम्नलिखित में से है जो ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए, ट्रांस हिमालय पर्वत क्षेत्र या तिब्बत हिमालय क्षेत्र बृहद हिमालय ग्रेट हिमालय को ही बृहद हिमालय कहते हैं, उसके उत्तर में स्थित है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रृंखलाएं। काराकोरम, जास्कर और लद्दाख कैलाश पर्वत श्रृंखलाएं वो कहाँ हैं? तो ट्रांस हिमालय का हिस्सा हैं। इसे तिब्बत हिमालय क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि इसका अधिकांश भाग तिब्बत में स्थित है। तो समझ गए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रृंखला। तो इसका आंसर ई हो जाएगा क्योंकि कोई भी गलत नहीं है। भारत में तंबाकू उत्पादन के मामले में बिहार का स्थान कितने नंबर का है? तो बिहार का स्थान 3रा नंबर है। आप लोग को पता होगा कि पहला नंबर आंध्र प्रदेश है और दूसरा नंबर असम है। बिहार 3रे नंबर पे है। भारत में तंबाकू उत्पादन के मामले में बिहार का स्थान कितना नंबर है? तो 3रा नंबर। सबसे पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा बिहार। अब देखिए, बिहार में कुछ जिला पता कर लीजिए जहाँ की तंबाकू का उत्पादन होता है, जिसमें वैशाली, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, बेगूसराय, पूर्णिया। वैशाली, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, बेगूसराय और पूर्णिया। वैशाली, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और पूर्णिया। जिसमें आपको याद रखना होगा कि पूर्णिया जिला में एक अलग प्रकार का विदेशी तंबाकू उगाया जाता है। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है मैंग्रोव वन में। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है मैंग्रोव वन में।
भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो वो सही कथन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह महान हिमालय में स्थित है। तो ये आपको पता है कि महान हिमालय में स्थित है। दूसरा, इसका नाम दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। ये भी तो सही है ना। इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल के उत्तर में स्थित भूमि ट्रांस काराकोरम भूभाग का हिस्सा है जो चीन के नियंत्रण में है। सही है। भारत के सबसे उत्तरी एवं दक्षिणी बिंदु 3064 किलोमीटर की दूरी पे है। एक्चुअली में ये 3065 किलोमीटर का दूरी पे होगा। तो ये वाला गलत है। 18 नंबर, निम्नलिखित में से लेकिन एक चीज़ और समझ लीजिए, ये जो कह रहा है कि चीन के नियंत्रण में है, वो चीन के नियंत्रण में नहीं, पाकिस्तान के नियंत्रण में है। पाकिस्तान के नियंत्रण में है। और हमारा ये वाला सही है, ये वाला गलत है, ये वाला भी गलत है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय के विभाजनों का हिस्सा नहीं है? तो वो कौन नहीं है? तो सह्याद्री नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय के विभाजनों का हिस्सा नहीं है? तो सह्याद्री। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह है? तो तूतीकोरिन। तूतीकोरिन बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह है जो भारत के 13 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। ईंट निर्माण में निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग किया जाता है? ईंट निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है? तो लेटेराइट मिट्टी। ईंट निर्माण में निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग किया जाता है? तो लेटेराइट मिट्टी। भारत में पाए जाने वाले मैंग्रोव वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों में सही कथन क्या है? तो सही कथन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। ऑप्शन ई। अब क्यों होगा ऑप्शन ई? जरा देखिए। पहला कह रहा है कि ये दुनिया में केवल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उग सकते हैं। मैंग्रोव दुनिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लवण सहिष्णु पादप समुदायों का एक विविध समूह है जो मुख्य रूप से 24 डिग्री उत्तरी और 38 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाया जाता है, क्योंकि ये ठंडे स्थानों में नहीं पाए जाते हैं। समझ में आ गया ना। सेकंड कह रहा है कि ये ऑक्सीजन की कमी, उच्च लवणता और प्रतिदिन ज्वारीय जल प्लावन जैसे सीमांत कारकों के कारण विभिन्न रूपात्मक और क्रियात्मक अनुकूलन को दर्शाते हैं। गुद्देदार पत्तियां, धंसा रंध्र, वायवीय श्वसन जड़ें, जरायुजता को भी परी कहते हैं। अवस्तंभ मूल और बट्रेस रूट्स इसकी कुछ विशेषताएं हैं। बट्रेस रूट इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तीसरा कह रहा है कि भारत का अगर वन स्फीति रिपोर्ट देखा जाए 2019 के अनुसार, तो देश में मैंग्रोव आवरण 4,975 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है, जो देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 0.15% है। ये कह रहा है 1%, जो कि गलत है। ये 0.15% है, ठीक ना। और ये वाला तो सही हो गया। पहला पश्चिम बंगाल में, दूसरा अंडमान निकोबार में है। चलिए 22 नंबर, निम्नलिखित में से किसे बारानी खेती के रूप में भी जाना जाता है? बारानी खेती के रूप में किसे जाना जाता है? तो वर्षा आधारित खेती। निम्नलिखित में से किसे बारानी खेती के रूप में जाना जाता है? तो वर्षा आधारित खेती। ये वाला खेती जो है उत्तरी पंजाब में बारानी खेती भी कहा जाता है। उत्तरी पंजाब में बारानी खेती के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार नहीं है? तो वो कौन नहीं है? फैजेंडा प्रकार नहीं है। बाकी फंग, झूमिंग, मिल्पा ये स्थानांतरण कृषि का उदाहरण है। फैजेंडा जो है ब्राज़ील के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में प्रचलित एक प्रकार का वृक्षारोपण है जिसके अंतर्गत कॉफ़ी की खेती की जाती है। फैजेंडा में किसकी खेती की जाती है? तो कॉफ़ी की खेती की जाती है। कहाँ पे? तो ब्राज़ील में, ब्राज़ील के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में, ब्राज़ील के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। बाकी झूमिंग, फांग और मिल्पा, झूमिंग,
फांग, मिल्पा ये स्थानांतरण कृषि के उदाहरण हैं। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट किन पहाड़ियों पर मिलते हैं? तो वो मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी पर। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट किन पहाड़ियों पर मिलते हैं? तो नीलगिरी। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलें हैं? निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलें हैं? तो ऑप्शन ई, चना और सरसों रबी की फसल है। चना और सरसों, चना और सरसों की बात करें तो रबी की फसल है। और अगर खरीफ की फसल की बात करते हैं तो कौन से फसल आते हैं? धान, मक्का, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, ज्वार, बाजरा, कपास, कपास और शीशम और मूंगफली और दालें, दालें जैसे अरहर, मूंग, उड़द ये सब आते हैं। चना, सरसों ये सब रबी फसल आते हैं। बाकी ये दोनों कौन से फसल? खरीफ फसल आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर करेवा स्थलाकृतियाँ पाई जाती है? तब वो पाई जाती है कश्मीर, हिमालय में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर करेवा स्थलाकृतियाँ पाई जाती है? तो कश्मीर, हिमालय में। भारत में कुल बंदरगाहों की संख्या है। भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? तो 13। भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं दोस्तों? तो 13। निम्नलिखित में से कौन सा बांध अपने स्थान के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ई, क्योंकि सभी विकल्प सुमेलित। उकाई बांध महाराष्ट्र में, उकाई बांध महाराष्ट्र में नहीं है। उकाई बांध तो महाराष्ट्र में तो नहीं है ना, उकाई बांध तो गुजरात में ताप्ती नदी पे है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा, बस ये ध्यान रखिएगा। देखिए इसका मैं आपको सही कथन मतलब सही चीज़ें बता देता हूँ। उकाई बांध आप याद रखेंगे गुजरात में। उकाई बांध कहाँ? गुजरात में। गुजरात में किस नदी पे है? तो ये ताप्ती नदी पे है। आप याद कर लीजिए कि उकाई बांध ताप्ती नदी पे गुजरात में है। और हीराकुंड बांध की बात करूँ तो पंजाब में ना होके उड़ीसा में है। कहाँ पे? पंजाब में ना होके उड़ीसा में है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये ताप्ती नदी और गुजरात राज्य में। हीराकुंड बांध ये पंजाब नहीं हो जाएगा, ये उड़ीसा हो जाएगा। और महानदी पे, महानदी पे कौन से राज्य में? तो उड़ीसा राज्य में हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में। तो आप याद रखेंगे कि हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा। और बगलिहार बांध, बगलिहार बांध हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि जम्मू और कश्मीर में होगा। जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी पे? तो चेनाब नदी पे, चेनाब नदी पे। तो बागलिहार बांध जम्मू कश्मीर, चेनाब नदी पे। पंचेत बांध कहाँ होगा? ये तो झारखंड में होगा, दामोदर नदी पे, झारखंड में दामोदर नदी पे। तो पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये तीनों ही देखिए सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। आप एक बार फट से याद रखें, पंचेत बांध कहाँ है? तो दामोदर नदी, झारखंड में। पंचेत बांध कहाँ है? तो दामोदर नदी, झारखंड में। बगलिहार बांध कहाँ है? तो चेनाब नदी पे, जम्मू कश्मीर में। बगलिहार बांध चेनाब नदी पे, जम्मू कश्मीर में। हीराकुंड बांध महानदी पर, उड़ीसा में। हीराकुंड बांध महानदी पर, उड़ीसा में। उकाई बांध ताप्ती नदी पर, गुजरात में। उकाई बांध ताप्ती नदी पे, गुजरात में। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो वो है नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? नर्मदा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? तो वो स्थित है सिक्किम। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? तो सिक्किम। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के रूप में, हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में अधिक पाइराइट संसाधन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो बिहार में। भारत में अधिकतम पाइराइट संसाधन कहाँ पाए जाते हैं? बिहार में। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं? तब वो पाए जाते हैं ऑप्शन ई में। ऑप्शन ई में देखिए
सदा उष्णकटिबंधीय जो अगर सदाबहार वन पूछे तो कहाँ कहाँ है, जो देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ियों तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट पर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ियों पर पाए जाते हैं सदाबहार वन। तो ऑप्शन ई हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है, तो वो है सैडल पीक। निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है, सैडल पीक। भारत के पश्चिमी तटों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या है, तो तट के बारे में पूछ रहा है। पश्चिम तट में दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है, मतलब ये इंडिया है तो इंडिया में इस साइड दक्षिण हो गया और ये साइड उत्तर हो गया, तो हमें इस वाले तट पे दक्षिण से उत्तर तक सरियाने कह रहा है। तो आइए सरियाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, कि सबसे पहले इधर मालाबार मिलेगा, फिर केनरा मिलेगा और फिर कोंकण तट मिलेगा। मालाबार, कोंकण, केनरा और कोंकण, के मालाबार, केनरा और कोंकण, केनरा कोंकण। चलिए 36 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक खेती के लिए अनुमोदित एकमात्र आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है, तो वो हो जाएगा आंसर कपास। निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक खेती के लिए अनुमोदित एकमात्र आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है, तो कपास। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टीन का सबसे बड़ा उत्पादक है, तब वो कौन है, छत्तीसगढ़। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है, तो कौन नहीं है, तो आंसर ई। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव भी शामिल हैं और यह विश्व में इस तरह का सबसे बड़ा क्षेत्र है। बाकी एक सेकंड, भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान और श्रीलंका माने सब है। और इसके अलावा भी से एक बार याद रख लीजिए, पूरा भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान और श्रीलंका और मालदीव, ये सब भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। लोनार झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो वो है महाराष्ट्र। लोनार झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा देश सिक्किम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो वो है डी। बाकी नेपाल, भूटान और चीन ये सिक्किम से साथ साझा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सिक्किम के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो बांग्लादेश। बाकी नेपाल, चीन और भूटान सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से कौन भारत की मानसून प्रणाली को प्रभावित करता है, तो वो प्रभावित करता है ऑप्शन ई। आपको पता होगा कि वो अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। यह विषुवतीय गर्त है जो प्रायः विषुवत वृत्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। इसे मानसून के मौसम में मानसून गर्त के रूप में भी जाना जाता है। ये घसक जाता है, तो ये सही हो जाएगा। फिर ग्रीष्म काल में तिब्बत के पठार का गर्म होना, ये भी एक कारण है कि ग्रीष्म काल में तिब्बत का पठार अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है, तो ये वाला भी सही है। फिर हिमालय के उत्तर में उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट धाराओं का प्रवाह। ग्रीष्म काल में हिमालय के उत्तर पश्चिम भाग में उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट प्रवाह होता है और भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट प्रवाह की उपस्थिति होती है। फिर मेडागास्कर के पूर्व में उच्च दबाव क्षेत्र की स्थिति, तो ये वाला नहीं है, बाकी ये तीनों ही सही है, तो आंसर ई हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस शैल क्रम में भारत का अधिकांश कोयला भंडार पाया जाता है? तो इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि देखिए गोंडवाना क्रम सॉरी गोंडवाना शैल क्रम जो आर्य शैल क्रम का अंग है, भारत के कोयला भंडार के लगभग 98% का समाहित करता है। गोंडवाना ऑप्शन में तो गोंडवाना है ही नहीं, लेकिन होगा आंसर गोंडवाना शैल क्रम। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? गोंडवाना शैल क्रम, जो है ही नहीं तो ऑप्शन ही। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बॉक्साइट का शीर्ष उत्पादक राज्य है? तब वो कौन है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बॉक्साइट का शीर्ष उत्पादक है? तब वो है उड़ीसा। उड़ीसा कौन? उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बॉक्साइट का शीर्ष उत्पादक है? तो उड़ीसा। 44, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश बरानी कृषि से संबंधित है? तो ये हम आपको पीछे वाले क्वेश्चंस में करवाया हूँ। पंजाब वाला में बरानी कृषि कहते हैं, जहाँ सिर्फ फसल वर्षा पे आधारित होता है। भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो मिर्ज़ापुर से। भारतीय मानक समय रेखा मिर्ज़ापुर से। अगला सवाल 46 नंबर, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन। भारत में भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियां नर्मदा, दामोदर और ताप्ती है। दामोदर, नर्मदा और ताप्ती। एक और नदी का नाम याद रखेंगे, नर्मदा। बाकी गंगा और कावेरी ये दोनों ही भ्रंश घाटी में नहीं बहती है। बाकी नर्मदा, दामोदर, ताप्ती ये तीनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है? तो इसमें कहने की तो कोई बात ही नहीं है, हिमालय। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है? तो हिमालय। निम्नलिखित में से बिहार का पहला अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र है? तो वो है बिहार हेराल्ड। बिहार का पहला अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड है। यह गुरु प्रसाद सेन द्वारा 1875 में शुरू किया गया। बिहार हेराल्ड 1875 में शुरू किया गया। और किनके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? तो ये शुरू किया गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। बिहार एक और याद रखिए पेपर में कि सर्च लाइट बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र था। देखिए, बिहार हेराल्ड अंग्रेजी का साप्ताहिक समाचार पत्र था बिहार का, लेकिन सर्च लाइट ये दैनिक पत्र था, दैनिक समाचार पत्र था, वो भी अंग्रेजी का। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान इसके नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के साथ सुमेलित नहीं है? गलत कथन को कह रहा है। तो रोहतास अली करीम के द्वारा नहीं है, बल्कि अमर सिंह के से नेतृत्व, रोहतास में अमर सिंह ने नेतृत्व किया था। अमर सिंह ने नेतृत्व किया था। बाकी अरवल हेतम सिंह ने नेतृत्व किया था। और छपरा मोहम्मद हुसैन खां ने। और जगदीशपुर कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर का नेतृत्व कुंवर सिंह और उसके बाद अमर सिंह ने किया था। और रोहतास का भी मतलब नेतृत्व अमर सिंह ने किया था। अरवल का नेतृत्व हेतम सिंह ने। छपरा का नेतृत्व मोहम्मद हुसैन खां ने। और राजगीर का अगर नेतृत्व कोई पूछे तो बताइएगा मेहदी अली खान और हुक्कू सिंह और मुंकू सिंह ने। राजगीर का अगर नेतृत्व किससे पूछा जाए तो बताइएगा मेहदी अली खां और हुक्कू सिंह और मुंकू सिंह ने। जहानाबाद के बारे में पूछे तो बताइएगा अहमद अली खान। और अरवल में हेतम सिंह। जहानाबाद में अहमद अली खान। और नवादा से पूछे तो नाना सिंह और हैदर अली खान। नवादा से पूछे तो नाना सिंह और हैदर अली खान। पटना से तो आपको पता ही होगा पीर अली और अली करीम। गया में खिलाफत समिति का उद्घाटन किया गया था। किनके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो वो किया गया था मौलाना सज्जाद द्वारा। गया में खिलाफत समिति का उद्घाटन किया गया था मौलाना सज्जाद द्वारा। निम्नलिखित में से कौन साफाहोर आंदोलन से संबंधित है? तो वो है भागीरथ मांझी। निम्नलिखित में से कौन साफाहोर आंदोलन से संबंधित है? तो भागीरथ मांझी। निम्नलिखित में से
कौन सी साप्ताहिक रचना बिहार क्षेत्र में आर्यों के आगमन एवं प्रसार का उल्लेख करती है? तब वो करती है शतपथ ब्राह्मण। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना बिहार क्षेत्र में आर्यों के आगमन एवं प्रसार का उल्लेख करती है? तो शतपथ ब्राह्मण। अब देखते हैं 53 का आंसर। 53 का आंसर कह रहा है कर्नाटक में जैन धर्म के प्रचार प्रसार किसने कराया? तो वो करवाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसने करवाया? तो वो करवाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। निम्नलिखित में से किसने गुप्त वंश की स्थापना की? तो श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की। निम्नलिखित में से किसने गुप्त वंश की स्थापना की? तो श्री गुप्त ने। अंग महाजनपद की राजधानी का नाम क्या था? तो वो था चंपा। अंग जनपद की राजधानी का नाम क्या था? चंपा। अशोक अशोक से संबंधित निम्नलिखित शिलालेखों में से किस शिलालेख में कर का उल्लेख है? तो कर का उल्लेख रूमिनदेई शिलालेख में है। रूमिनदेई स्तंभ लेख में कर का उल्लेख है। अशोक से संबंधित निम्नलिखित शिलालेखों में से किस शिलालेख में कर का उल्लेख है? तो रूमिनदेई स्तंभ लेख। खिलजी वंश के सिक्के मिले हैं। खिलजी वंश के सिक्के मिले हैं ऑप्शन ई। देखिए, खिलजी वंश के सिक्के भोजपुर लखीसराय से मिले हैं। भोजपुर और लखीसराय से मिले हैं। बिहार में बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सूर्यदेव नारायण शर्मा। बिहार में बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सूर्यदेव नारायण शर्मा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किसने बिहार में ऑल पार्टी मीटिंग की अध्यक्षता की जिसमें साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? तो वो लिया गया अनुग्रह नारायण सिन्हा। निम्नलिखित में से किसने बिहार में ऑल पार्टी मीटिंग की अध्यक्षता की जिसमें साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा। प्रथम जैन संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो वो किया गया पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो पाटलिपुत्र में। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध पर निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? तब वो था नंद वंश का। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध पर निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? तो नंद वंश का। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा शहर इकलीम तुगलक उर्फ तिरहुत की उपाधि के साथ एक टकसाल शहर बना था? तब वो बना था दरभंगा। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा शहर इकलीम तुगलकपुर उर्फ तिरहुत की उपाधि के साथ एक टकसाल शहर बना था? तो दरभंगा। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने वर्ष 1665 में पटना की यात्रा की थी? तो वो कौन किया था? तो ट्रेबिनियर ने। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने वर्ष 1665 में पटना की यात्रा की? तो ट्रेबिनर ने। कौन किया था? ट्रेबिनर ने। 64 नंबर क्वेश्चन, डायमेकस एक यूनानी राजदूत था। कहाँ का था? कहाँ था? तो बिंदुसार के दरबार में। डायमेकस एक यूनानी राजदूत था। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। 65 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले का प्राचीन नाम अंगुत्री था? बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले का प्राचीन नाम अंगुत्री था? तो कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लखीसराय। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले का प्राचीन नाम अंगुत्री था? तो ये था लखीसराय। मौर्य प्रशासन में महिषी था। तो वो था मुख्य रानी। मौर्य प्रशासन में महिषी था मुख्य रानी। निम्नलिखित में से नवपाषाण स्थलों में से कौन सा बिहार में स्थित है? तो वो है चिरांद। निम्नलिखित नवपाषाण स्थलों में से कौन सा बिहार में स्थित है? चिरांद। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बिहार में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। क्यों? क्योंकि कोई भी बिहार में उस वक्त स्थित नहीं था, क्योंकि आपको पता होगा कि आलमगीर जो कि उत्तर प्रदेश में, यही लास्ट था पूर्वी क्षेत्र हड़प्पा सिविलाइजेशन का। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई। इनमें से कोई नहीं, कोई भी सही नहीं है, क्योंकि बिहार में हड़प्पा सिविलाइजेशन पनपा ही नहीं था। 69 नंबर कह रहा है राजधानी और महाजनपद का निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो इसका युग में सही सुमेलित कैसे हो जाएगा? ई ऑप्शन। बज्जिका
वैशाली राजधानी था, अंग का चंपा था, चेदी का सुक्तिमती था, सूरसेन का मथुरा था। बज्जी का वैशाली, अंग का चंपा, चेदी का सुक्तिमती, सूरसेन का मथुरा। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में बख्तियार खां का मकबरा स्थित है? तो वो है कैमूर में। कैमूर में। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में बख्तियार खान का मकबरा स्थित है? तो कैमूर में। देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। 71 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पटना शहर को अजीमाबाद बना दिया था? अजीमाबाद बना दिया था, तो वो कौन था? 71 का आंसर तो अजीम उश शान। निम्नलिखित में से किसने पटना शहर को अजीमाबाद बना दिया? तो अजीम उश शान। निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसका जन्म बिहार में हुआ था? तो वो हुआ था गुरु गोविंद सिंह। निम्नलिखित में से किस गुरुओं में से किसका जन्म बिहार में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं अपने वर्ष के साथ सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। देखिए कैसे आंसर होगा। बिहार में ब्रिटिश शासन का विस्तार 1757 में माना जाता है, ये सही है। बक्सर का युद्ध जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विजय रही थी, वो 1765 में ना होके 1764 में हुई थी। 1764 में हुई थी। 1764 में हुआ था। और बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब आया था? तो 1885 में। कांग्रेस का 28वां अधिवेशन जो कि बांकीपुर पटना में हुआ था, वो कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। तो 2 सही 2 गलत, यानी ऑप्शन ई। कौन सुमेलित नहीं पूछ रहा है? तो बक्सर का युद्ध सुमेलित नहीं है, और कांग्रेस का 28वां अधिवेशन जो कि 1912 में हुआ था। ठीक है, तो अब ये चारों डेट अच्छे से याद रख लेंगे कि बिहार में ब्रिटिश शासन का अगर विस्तार पूछे तो आप 1757 से बताइएगा, प्लासी के युद्ध वाला। और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब आया था दोस्तों? तो 1885 में। कांग्रेस का 28वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1912 में। चेरो विद्रोह हुआ। चेरो विद्रोह कब हुआ दोस्तों? तो चेरो विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? तो सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में। और ये हुआ 1800 में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ। कब हुआ था? 1800 ईस्वी में। चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में हुआ। 1800 में इसका विद्रोह हुआ। क्रांतिकारी संगठन पटना युवक संघ का गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1927 में। क्रांतिकारी संगठन पटना युवक संघ का गठन कब हुआ था? तो 1927 में। निम्नलिखित में से किसने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कोल्हुआ में एक सिंह स्तंभ का निर्माण कराया था? तो वो कौन करवाया था? अशोक ने। निम्नलिखित में से किसने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कोल्हुआ में एक सिंह स्तंभ का निर्माण कराया था? तो अशोक ने करवाया था। 77 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थलों के साथ सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। देखिए लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी में जन्म किनका हुआ था? तो बुद्ध का। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में हिरन पार्क में जहाँ उन्होंने 4 सत्य दिए थे करते हुए पहला उपदेश दिया था। 4 सत्य का साझा करते हुए सारनाथ में पहला उपदेश दिया। कुशीनगर में जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। ये मिलान इससे होगा। जन्म उनका कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। जन्म उनका लुम्बिनी में। ज्ञान उनको कहाँ मिला? तो गया में। ज्ञान उनको गया में। प्रथम उपदेश सारनाथ में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन नहीं है, कौन गलत है? तो पहला और चौथा गलत है, बाकी बी और सी दोनों सही है। ऑप्शन ई। किस मुगल बादशाह ने अपने पौत्र को बिहार का सूबेदार बनाया था? तो बहुत बार चर्चा हो चुका है, औरंगजेब ने अपने पौत्र शहजादा अजीम को, इसी ने पटना को अजीमाबाद बना दिया। अजीम को अजीम उस शान के नाम से भी कहा जाता है, जिसको 1702 ईस्वी में, कब? 1702 ईस्वी में बिहार का सूबेदार बनाया था। अब देखिए, और 1702 में सूबेदार बना और 1704 में पटना शहर को अजीमाबाद में बदल दिया। गजब है ये भी।
79 नंबर, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किसे बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया? सिताब राय को। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किसे बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था? सिताब राय को। वर्ष 1832 से 33 के भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था गंगा नारायण सिंह ने। वर्ष 1832 से 33 के भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो गंगा नारायण सिंह ने। बिहार के निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भगत सिंह को दिए गए मृत्युदंड के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए लोगों को संगठित किया था? तब वो किया था कुसुम कुमारी देवी। बिहार के निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भगत सिंह को दिए गए मृत्यु दंड के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए लोगों को संगठित किया था? तो कुसुम कुमारी देवी। देखिए 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड से जुड़ा हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ई। देखिए कि मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड आपको पता होगा कि ये हुआ था 1908 में, और इसमें क्या हुआ था कि मुजफ्फरपुर के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा एक क्रांतिकारी षड्यंत्र रचा था। उन्होंने किंग्सफोर्ड के एक वाहन पर बम फेंका, लेकिन वह सुरक्षित था और दुर्भाग्य से हमले में 2 ब्रिटिश महिलाएं मारी गई। बाद में खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और प्रफुल्ल चाकी को मतलब खुद आत्महत्या कर लिए। तो आंसर ई हो जाएगा। अब देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में समाचारों में देखा गया बहुपक्षीय अंतरिम मध्यस्थता MPIA। हाल ही में समाचारों में देखा गया बहुपक्षीय अंतरिम मध्यस्थता शब्द है, ये क्या है? तो वो है विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के लिए वैकल्पिक मध्यस्थता तंत्र। विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के लिए वैकल्पिक मध्यस्थता तंत्र है। बजट 2020-21 दोस्तों ये छोड़ दीजिए, क्या कि फिर से आपको पता होगा कि 7 मई, आपको बता दूं एक चीज़ और कि 7 मई को एग्ज़ाम होने नहीं जा रहा है BPSC 67 का। हाँ CDPO का तो 15 मई को है, इसमें तो कोई बदलाव नहीं है। तो अब जो ये नया डेट अभी आया नहीं है दोस्तों, इसलिए हमारी बातों को बुरा नहीं मानिएगा। हम मेरे हिसाब से अगर माने तो वही 22 से 24 वाला डेट बैठ रहा है, इसी दिन आप लोग का एग्ज़ाम होगा BPSC 67। तो आप देखिए कि जून भी जाता है, ये कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, लेकिन ये ऑथेंटिक है कि 7 मई को एग्ज़ाम नहीं होने जा रहा है, ये कन्फर्म मान के चलिए। और दूसरी बात ये दोस्तों कि आप मई सोचिए, खुद आप सोच लीजिए कि मई के एंड में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है या फिर जून का फर्स्ट वीक चला जाए, तो आप मई पकड़ लीजिए। तो आपको बजट फरवरी में ही आ गया है इकोनॉमिक सर्वे, तो मार्च अप्रैल और मई। दोस्तों आपको लगता है कि ये 2021 का बजट ये सब पूछेंगे? भाई ये 67th है, मतलब ये सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें अप टू डेट रहता है संस्थाएं भी, इसलिए आप कोशिश यही करिए, टाइम वेस्ट मत करिए, अपना एनर्जी 2020 में मत खर्च करिए, 2021 वाला में खर्च करिए। इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। 85 आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने मार्च 2021 में प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? तो वो संभाला जयदीप भटनागर ने। निम्नलिखित में से किसने मार्च 2021 में प्रेस सूचना ब्यूरो PIB यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? तो जयदीप भटनागर ने। मार्च 2021 में भारतीय वायुसेना ने निम्नलिखित में से किस देश की वायुसेना को 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित हवाई प्रदर्शन में भाग लिया? तो वो लिया श्रीलंका। मार्च 2021 में भारतीय वायुसेना ने निम्नलिखित में से किस देश की वायुसेना की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित हवाई प्रदर्शन में भाग लिया? तो श्रीलंका। 87 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सुगम भारत ऐप लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सुगम भारत ऐप लॉन्च किया है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। रूस ने अपना पहला आर्कटिक निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है, जिसका पूर्ण नाम है?
तो नाम है आर्कटिक एम, जिसका नाम है आर्कटिक एम। रूस ने अपना पहला आर्कटिक निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है, जिसका नाम है आर्कटिक एम। देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? तो वो दी है 50%। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र के नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दी है? तो 50%। मैं भी डिजिटल अभियान संबंधित है, तो ये संबंधित है, सॉरी 89 का आंसर गलत मैंने बता दिया, एक बार फिर से सुनेंगे। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण दिया है? तो 75% है। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र के नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? तो 75%। मैं भी डिजिटल अभियान संबंधित है स्ट्रीट वेंडर से। मैं भी डिजिटल अभियान संबंधित है स्ट्रीट वेंडर से। 91। निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा और राज्यसभा टीवी को संसद टीवी में विलय करने की सिफारिश की थी? तो वो सूर्य प्रकाश समिति ने। निम्नलिखित में से किस समिति ने लोकसभा एवं राज्यसभा टीवी को संसद टीवी में विलय करने की सिफारिश की थी? सूर्य प्रकाश समिति। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आई है, आप इसको रट लें। अब 92 क्वेश्चन नंबर देखिए। 92 कह रहा है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बॉय सब्जेक्ट 2021 के शीर्ष 100 में कितने भारतीय संस्थानों को स्थान दिया गया है? तो 12 स्थान। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में बॉय सब्जेक्ट आप देख लीजिए, इसका इंग्लिश में हम पढ़ के सुना देते हैं तो याद आएगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाई सब्जेक्ट्स 2021 में शीर्ष 100 में से 12 भारतीय संस्थानों को स्थान प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन को। केंद्रीय बजट आप छोड़ दीजिए 93। 4 मार्च 2021 को निम्नलिखित में से किस किस्म का चावल अमेरिका को निर्यात किया गया था? तब वो किया गया था लाल चावल। 4 मार्च 2021 को निम्नलिखित में से किस किस्म का चावल अमेरिका को निर्यात किया गया था? लाल चावल। लक्ष्मण पंढरीनाथ पाई, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो थे कला। लक्ष्मण पंढरीनाथ पाई, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो कला। विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर फार्म का निर्माण किया जाएगा, तब वो किया जाएगा सिंगापुर में। विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर फार्म का निर्माण किया जाएगा तो सिंगापुर में। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय संगठन ने बायो कैप्सूल विकसित करने के लिए पेटेंट प्राप्त किया है? तो वो किया है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय संगठन ने बायो कैप्सूल विकसित करने के लिए पेटेंट प्राप्त किया है? तो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है, तो वो किया है विश्व बैंक द्वारा। लॉजिस्टिक प्रदर्शन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है विश्व बैंक द्वारा। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो नथमलपति वेंकट रमन्ना, मतलब एन.वी. रमन्ना ये वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। और आपको ये भी बता दूं कि ये 47वें नंबर के CJI हैं, सॉरी 47वें नंबर के बोबडे थे CJI, और ये 48वें नंबर के एन.वी. रमन्ना हैं। अब देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन कि 23 मार्च 2021 को स्वेज नहर के अवरुद्ध करने वाले विशाल मालवाहक जहाज का क्या नाम था? तब वो था, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवर गिवेन। 23 मार्च 2021 को स्वेज नहर को अवरुद्ध करने वाले विशाल मालवाहक जहाज का क्या नाम था? तो एवर गिवेन। इसको भी छोड़ दीजिए, 21-22 का बजट है, ये सब नहीं पढ़िए दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़िए। 102 15 मार्च 2021 को
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में निम्नलिखित में से किसने कार्यभार संभाला? तब वो संभाला अजय माथुर ने। 15 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में निम्नलिखित में से किसने कार्यभार संभाला? अजय माथुर ने। हाल ही में जारी की गई वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत को स्थान दिया गया था, तो वो दिया गया था 139वां। हाल ही में जारी की गई वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत को स्थान दिया गया था 139वां। हाल ही में मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार विश्व में भारतीय सेना को रैंक कौन सी है? तो वो है चौथी। हाल ही में मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार विश्व में भारतीय सेना की रैंक कौन सी है? चौथी। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित भारत बांग्लादेश मैत्री सेतु किस नदी पर है? तो वो है फेनी नदी पर। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित भारत बांग्लादेश मैत्री सेतु किस नदी पर है? तो फेनी नदी पर है। नेक्स्ट सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सभी प्रारूपों में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला और विश्व की दूसरी महिला बनी है? तो वो बनी है मिताली राज ने। निम्नलिखित में से कौन सभी प्रारूपों में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला और विश्व की दूसरी महिला बनी है? तो मिताली राज। हाल ही में संगे ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है, तो वो हुआ है इक्वाडोर में। हाल ही में संगे ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है इक्वाडोर में। निम्नलिखित में से किसे 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो वो प्रदान किया जाएगा रजनीकांत। निम्नलिखित में से किसे 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? रजनीकांत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस को केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया है। इस वर्ष भारत उनका कौन सावां जन्म दिवस मना रहा है? तो वो मना रहा है 130वां। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस को केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया है। इस वर्ष भारत उनका 130वां जन्म दिवस मना रहा है। 110 नंबर। निम्नलिखित में से किसे 1 अप्रैल 2021 को लोक उद्यम चयन बोर्ड PSEB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है मल्लिका श्रीनिवासन। निम्नलिखित में से किसे 1 अप्रैल 2021 को लोक उद्यम चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो मल्लिका श्रीनिवासन। हाल ही में पशुओं के लिए पंजीकृत प्रथम कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? तो वो है कार्निवैक CoV। हाल ही में पशुओं के लिए पंजीकृत प्रथम कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? तो कार्निवैक CoV। अपने नागरिकों हेतु मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो राजस्थान। अपने नागरिकों हेतु मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो राजस्थान। 113 नंबर। ईसामू आकाश की, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो भौतिकी के क्षेत्र में। ईसामू आकाश की, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो भौतिकी। ये वाला छोड़ दीजिए। हाल ही में सुपे शब्द समाचारों में था, यह क्या है? तो ये है दोस्तों कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल। हाल ही में सुपेश शब्द समाचारों में था, यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल है। हाल ही में भारत द्वारा एक तीव्र गश्ती पोत निम्नलिखित में से किस देश को प्रदान किया गया? तो वो किया गया सेशेल्स। हाल ही में भारत द्वारा एक तीव्र गश्ती पोत निम्नलिखित में से किस देश को प्रदान किया गया? तो सेशेल्स। निम्नलिखित में से किसे नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर द्वारा सम्मानित किया गया? तो वो किया गया किनको किया गया जो बताना है आपको? तो वो किया गया है गुनीत मोंगा। निम्नलिखित में से किसे नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एवं एंड लेटर द्वारा सम्मानित किया गया है? गुनीत
मोंगा। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर, गुनीत मोंगा। निम्नलिखित में से कौन सा पहला देश है जिसने 9 अप्रैल 2021 को क्षेत्रीय आर्थिक व्यापक भागीदार समझौते को अधिसूचित कर दिया है? तो वो कौन है? तो वो है सिंगापुर। निम्नलिखित में से कौन सा पहला देश है जिसने 9 अप्रैल 2021 को क्षेत्रीय आर्थिक व्यापक भागीदारी समझौते को अधिसूचित कर दिया है? तो सिंगापुर। सिंगापुर। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल, एक 119 कह रहा है कि चार्ल्स चुक गेस्के जिनका हाल ही में निधन हो गया वह कौन थे? एक कंप्यूटर वैज्ञानिक। चार्ल्स चुक गेस्के जिनका हाल ही में निधन हो गया वह थे एक कंप्यूटर वैज्ञानिक। निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2021 में एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था? तब वो जीता था मीराबाई चानू ने। निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2021 में एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता? तो मीराबाई चानू। अप्रैल 2021 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यभार किसने संभाला? तो वो संभाला सुशील चंद्रा ने। अप्रैल 2021 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यभार किसने संभाला? सुशील चंद्रा ने। 2030 में विश्व लोक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित किया गया, तब वो प्रकाशित किया गया यूनेस्को द्वारा। 2030 में विश्व लोक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित किया गया यूनेस्को द्वारा। जीवन सुगमता सूचकांक रिपोर्ट 2020 के 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की सूची में पटना शहर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तब वो प्राप्त हुआ है 33वां। जीवन सुगमता सूचकांक रिपोर्ट 2020 के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की सूची में पटना शहर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 33वां। बिहार के किस जिले में ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की गई है? बिहार के किस जिले में ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की गई है? तो भोजपुर से। बिहार के किस जिले से ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की गई है? तो भोजपुर से। बिहार उद्योग विभाग के द्वारा 19 मार्च 2021 को जारी इथेनॉल संवर्धन नीति 2021 के अनुसार गन्ना के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किससे इथेनॉल का उत्पादन किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। किससे किया जाएगा? तो मक्का चावल और सड़े हुए अनाज से भी। फिर से देखिए, बिहार उद्योग विभाग के द्वारा 19 मार्च 2021 को जारी इथेनॉल संवर्धन नीति 2021 के अनुसार गन्ना के अतिरिक्त निम्नलिखित किससे इथेनॉल का उत्पादन किया जा सकता है? तो चावल, मक्का, सड़े हुए अनाज। बिहार के हुसैन उल हक को उनकी किस रचना के लिए उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 दिया गया है? तो वो दिया गया है अमावस में ख्वाब। बिहार के हुसैन उल हक ने उनकी किस रचना के लिए उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है? 2020 से दिया गया है। तो अमावस में ख्वाब। बिहार के किन दो शहरों को 24 घंटे और सौर ऊर्जा से बिजली देने की योजना की घोषणा की गई है? तो वो की गई है बोधगया, राजगीर। बिहार के किन दो शहरों को 24 घंटे और सौर ऊर्जा से बिजली देने की योजना की घोषणा की गई है? तो बोधगया, राजगीर। दिल्ली हाट की तर्ज पर बिहार में हाट बनाए जाएंगे, इसकी शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से की गई है? तो वो की गई है दरभंगा से। दिल्ली हाट की तर्ज पर बिहार में हाट बनाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से की गई है? तो दरभंगा से। अप्रैल 2021 में बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति यदुनंदन प्रसाद का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो उनका संबंध प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी से है। अप्रैल 2021 में बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति यदुनंदन प्रसाद का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी से। किस राज्य द्वारा बाल हृदय योजना की शुरुआत की गई है? तो वो है आंसर इसका ई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 अप्रैल 2021
के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत बाल हृदय योजना की शुरुआत किया गया है। तो आंसर में क्या होना चाहिए? तो बिहार। क्या बिहार ऑप्शन में है? नहीं, इसलिए आंसर ई। किस राज्य के द्वारा बाल हृदय योजना की शुरुआत किया गया? तो बिहार में। बिहार में भूमि से संबंधित सॉफ्टवेयर चक बिहार का निर्माण किस संस्था ने किया है? तो वो किया है IIT रुड़की ने। बिहार में एक भूमि सुधार से संबंधित सॉफ्टवेयर चक बिहार का निर्माण किस संस्था ने किया है? तो IIT रुड़की। बिहार में कब अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया? तो वो किया गया 14 अप्रैल 2021 से 20 अप्रैल 2021। बिहार में कब अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया? तो 14 अप्रैल 2021 से 20 अप्रैल 2021। बिहार के किस युवा लेखक का रचना एलिवेशन ऑफ लाइफ को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो वो किया गया अनुराग आनंद। बिहार के किस युवा लेखक का रचना एलिवेशन ऑफ लाइफ को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो अनुराग आनंद। हाल ही में चर्चा रहा डागमारा पनबिजली परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वो है सुपौल। हाल ही में चर्चा में रहा डागमारा पनबिजली परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो सुपौल। अप्रैल 2021 में बिहार के सारण जिले के रहने वाले हरिंदर सिंह को किस देश के पुरुष हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है अमेरिका। अप्रैल 2021 में बिहार के सारण जिले के रहने वाले हरिंदर सिंह को किस देश के पुरुष हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका। किस राज्य ने मार्च 2021 में PPR रोग नियंत्रण कार्यक्रम 2021 की शुरुआत की गई है? तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। किस राज्य ने मार्च 2021 में PPR रोग नियंत्रण कार्यक्रम 2021 की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। क्यों? देखिए, बिहार सरकार द्वारा पशुधन के रोगों से मुक्त रखने के लिए 5 से 19 मार्च 2000 तक PPR रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया। आंसर क्या होगा? बिहार। बिहार ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर ई। 137 नंबर। बिहार के किस प्रसिद्ध महिला सरोद वादक को पंडित धनारन प्रकाश पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है रीता दास को। बिहार के किस प्रसिद्ध महिला सरोद वादक को पंडित धनारंग प्रकाश पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रीता दास। चंपारण सत्याग्रह के दौरान 22 अप्रैल 1917 को बेतिया में गांधी जी कहाँ रुके थे? तो वो रुके थे हजारीमल धर्मशाला में। चंपारण सत्याग्रह के दौरान 22 अप्रैल 1917 को बेतिया में गांधी जी कहाँ रुके थे? तो हजारीमल धर्मशाला। बिहार के किस जिले में वर्ष 1856 में लोटा विद्रोह हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में। बिहार के किस जिले में वर्ष 1856 में लोटा विद्रोह हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में। शेर शाह ने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया था। बंगाल विजय के बाद उसे 16 सरकारों में विभाजित किया। इसके बाद कुल सरकारों की संख्या कितनी हो गई थी? तो वो हो गई थी 63। शेर शाह ने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया था। बंगाल विजय के बाद उसे 16 सरकारों में विभाजित किया। इसके बाद कुल सरकारों की संख्या कितनी हो गई? 63। मार्च 2021 में किस राज्य के द्वारा इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी गई? तो वो दी गई बिहार। मार्च 2021 में किस राज्य के द्वारा इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति की मंजूरी दी गई? बिहार। अब देखिए नेक्स्ट सवाल। मार्च 2021 में बिहार की किस महिला को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वो सम्मानित किया गया डॉक्टर नम्रता आनंद। मार्च 2021 में बिहार के किस महिला को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर नम्रता आनंद। निम्नलिखित में से किस IIT
ने मार्च 2021 में दुर्गम बर्फीले पर्वतीय क्षेत्रों में लिथियम आयन युक्त बसों के संचालन में सफलता प्राप्त की। तब वो प्राप्त की IIT पटना। निम्नलिखित में से किस IIT ने मार्च 2021 में दुर्गम बर्फीले पर्वतीय क्षेत्रों में लिथियम आयन युक्त बसों के संचालन में सफलता प्राप्त की? तो IIT पटना। बिहार से वर्ष 2021 के लिए नटराजन सम्मान हेतु किसे चयनित किया गया है? तो वो किया गया है आंसर ई। देखिए, मार्च 2021 में बिहार से वर्ष 2021 के लिए नटराजन सम्मान हेतु सलील सुधारक को चुना गया है। किनको? सलील सुधारक को चुना गया है। सलील सुधारक को चुना गया है। सलील सुधारक को चुना गया है। किसके लिए? नटराज सम्मान हेतु। बिहार के किस शहर में इंग्लैंड के क्लिपटोन ब्रिज की तर्ज पर राज्य का पहला टूरिस्ट सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है? तो वो बनाया गया है राजगीर में। बिहार के किस शहर में इंग्लैंड के क्लिपटोन ब्रिज की तर्ज पर राज्य का पहला टूरिस्ट सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है? तो राजगीर में। बिहार सरकार ने मार्च 2021 में चक्र ऐप लॉन्च किया है। यह किससे संबंधित है? तो अपराधियों का डेटाबेस तैयार करने हेतु। बिहार सरकार ने मार्च 2021 में चक्र ऐप लॉन्च किया है। यह संबंधित है अपराधियों का डेटाबेस तैयार करने हेतु। 22 मार्च 2021 को मनाए गए बिहार दिवस की थीम क्या है? तब वो है जल जीवन हरियाली। 22 मार्च 2021 को मनाए गए बिहार दिवस की थीम क्या है? जल जीवन हरियाली। 148 नंबर, 30वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो वो प्रदान किया गया है मोहन कृष्ण बोहरा को। 30वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो मोहन कृष्ण बोहरा को। 149 नंबर, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? वो की गई है गया। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? तो गया। उस भारतीय नौसेना जलपोत का नाम क्या है जिसे अप्रैल 2021 में हाइड्रोग्राफिक सर्वे हेतु मॉरिशस में तैयार किया जाएगा? तो वो है INS सर्वेक्षक। उस भारतीय नौसेना जलपोत का नाम क्या है जिसे अप्रैल 2021 में हाइड्रोग्राफिक सर्वे हेतु मॉरिशस में तैयार किया गया है? तो इस तरीके से दोस्तों दृष्टि का ये 8 नंबर सेट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट में 9 नंबर सेट आएगा दोस्तों। जब इसमें टोटल दृष्टि के 15 ही सेट प्रैक्टिस हैं, मैं इस प्रैक्टिस सेट को करवा देता हूं और उसके बाद फिर आपको परफेक्शन IAS के अभी भी 20 सेट बाकी हैं, तो उसको भी मैं जल्द ही करवा दूंगा। इसके बाद एडिटोरिया का न्यू बुक लॉन्च होने वाला है, उसे भी मैं बुक लॉन्च होते ही 3 दिन से 4 दिन के अंदर उसको ख़त्म कर दूँगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, अगर चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ये चैनल शेयर करें। आप लोग को इस उम्मीद से छोड़े चलता हूँ कि आप लोग अपने चरित्र को इस प्रकार बनाएंगे कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।